सो हे गाइस, मार्शल गॉड असुरा सीरीज के एक और नए और बहुत ही शानदार एपिसोड में आप सभी का स्वागत है, जिसके अंदर हम देखेंगे कि अब चू फेंग किस तरीके से सुजाकू सिटी में जाकर शू मेई और शू रोउ को बचाता है। तो जैसा कि हमने सीरीज के लास्ट एपिसोड में देखा कि जैसे ही चू फेंग असुरा घोस्ट टावर के अंदर चला गया था, वो वहाँ पर काफी तेजी के साथ में लेवल्स को पार करने लगता है। चू फेंग को लेवल 1 और लेवल 2 पार करने में ज्यादा देर नहीं लगती, लेकिन वहाँ पर उसकी फाइट कुछ बुरे लोगों के साथ में भी हो गई थी, जिसके बाद फिर वो फाइनली लावा से बने हुए लेवल 4 के अंदर भी एंटर कर जाता है, जिसको देखकर जियो बो तो बहुत ही ज्यादा शॉक हो चुका था। चू फेंग की वहाँ पर मुलाकात होती है मंकी किंग से, जो कि उसके साथ में एक सौदा करता है और इसके पावर लेवल को भी बढ़ा देता है। जहाँ से निकलने के बाद फिर फाइनली चू फेंग को व्हाइट क्लोक के बजाय ग्रे क्लोक मिल चुका था, जो कि असुरा घोस्ट टावर वालों के लिए काफी बड़ा सम्मान है। इसके बाद अब हमारी नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत कुछ दिनों के बाद में होती है, जहाँ पर हम एक जगह पे देखते हैं चू फेंग, उसके मास्टर और जियो बो को, जिनके साथ में वहाँ पर उनका व्हाइट सेबल भी बैठा हुआ था। फिर तभी चू फेंग यहाँ पर अपने मास्टर को वो सारी की सारी बात बता देता है, जो कि उसने यहाँ पर आने से पहले शू मेई से कही थी कि वो 1 महीने के बाद अपनी पावर बढ़ाने के साथ साथ उसको बचाने के लिए भी आएगा। इसीलिए चू फेंग को यहाँ से सुजाकू सिटी में जाना ही पड़ेगा। तो चू फेंग के मास्टर से ये कहते हैं कि ठीक है, तुम यहाँ से जाओ, लेकिन अपना ख्याल भी रखना। चू फेंग कहता है कि ठीक है, मैं अपना ख्याल तो रखूंगा, लेकिन मैं आपकी देखभाल के लिए यहाँ पर जियो बो को इसकी जिम्मेदारी देता हूँ। तो जियो बो से कहता है कि भाई तुम चिंता मत करो, पहली बात तो यहाँ पर ऐसा कोई है भी नहीं जो कि मास्टर जियो को हाथ लगाने की कोशिश करे, लेकिन अगर किसी ने इतनी बड़ी गलती कर दी तो मैं उसको बहुत ही अच्छे तरीके से देख लूंगा, इसीलिए तुम यहाँ से बिल्कुल निश्चिंत होकर जा सकते हो। साथ ही जियो वो यहाँ पर चू फेंग को एक छोटा सा तोहफा भी दे देता है, जिसके अंदर उसने 10,000 मुद्राओं को रखा हुआ था, जो कि चू फेंग के लिए बहुत नहीं बल्कि बहुत ही ज्यादा है। लेकिन जियो वो उससे ये कहता है कि ये तो मेरी दोस्ती का एक छोटा सा तोहफा है, इसीलिए अब तुम यहाँ से बिल्कुल बेफिक्र होकर जाओ और मास्टर की चिंता मत करो। तो फिर चू फेंग तुरंत ही व्हाइट सेबल के ऊपर बैठ जाता है और अपने मास्टर और अपने दोस्त को गुड बाय बोलकर यहाँ से निकल चुका था। इसके बाद अब हमें अजूर ड्रैगन सेक्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम एक मास्टर और उसके साथ में उसके डिसाइपल्स को देखते हैं, जिनको अब ये पता चल चुका होता है कि उनकी एकेडमी के अंदर एक ऐसा बंदा है जिसके पास में ग्रे क्लोक है और वो व्हाइट सेबल पर भी बैठ कर जाता है, जिससे कि उन लोगों को इस बात का अंदाजा हो चुका था कि वो बंदा जो भी है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होगा। और मास्टर के डिसाइपल ये कहने लगते हैं कि हमने ये सुना था कि वो शायद आपकी खोज में निकला है, जिससे कि वो मास्टर तो काफी ज्यादा डरने लगते हैं कि अब आखिर मैंने ऐसा क्या कर दिया। वो इसी मोमेंट से अपनी जिंदगी की सारी गलतियों के बारे में सोचने लगता है कि मैं तो एक सीधा साधा मास्टर हूँ और मैं कभी भी दूसरे लोगों के काम में टांग भी नहीं अड़ाता। इसीलिए वो चिल्लाते हुए अपने डिसाइपल से ये कहने लगता है कि तुम लोग मेरे सामने ये बकवास मत किया करो और बिना मेरी इजाजत के किसी की बात नहीं सुनोगे और किसी के पास भी नहीं जाओगे, क्योंकि मुझे लगता है कि जरूर से तुम लोगों ने ही कोई गड़बड़ की होगी। तो वो डिसाइपल कहते हैं कि नहीं मास्टर, हमने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया। जिससे कि उनका मास्टर ये कहता है कि अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो फिर वो खतरनाक बंदा मेरे बारे में क्यों पूछ रहा था। जिससे कि मास्टर के साथ साथ उन दोनों डिसाइपल्स की भी फटने लगी थी कि अब पता नहीं उनके साथ में क्या होगा, क्योंकि इन लोगों के लिए तो एक व्हाइट क्लोक वाला मास्टर भी बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है, और अब क्योंकि एक ग्रे क्लोक वाला उनके पीछे है तो उन लोगों की तो हालत ही खराब होने वाली थी। मास्टर तो काफी ज्यादा बौखला चुका था। वो कहता है कि मैं तो सपने में भी कभी भी ऐसे लोगों से पंगा लेने के बारे में नहीं सोचता हूँ, और आज मेरे इन डिसाइपल्स ने मुझे इतनी बड़ी मुसीबत में डालकर रख दिया। वो डिसाइपल्स भी ये कहने लगते हैं कि मास्टर, क्या हम लोग वाकई में किसी बड़ी मुसीबत में हैं? तो मास्टर कहते हैं कि हम लोग किसी बड़ी मुसीबत में नहीं बल्कि एक बहुत ही बड़ी मुसीबत में है। इसीलिए वो मास्टर वहीं पर बैठकर इसी बारे में सोचने लगा था कि अगर कोई ग्रे क्लोक वाला बंदा उससे मिलना चाहता है तो ये उसके लिए कोई मुसीबत के बजाय कोई अच्छी चीज भी तो हो सकती है। इसीलिए फिर वो तुरंत ही यहाँ से हिम्मत बांधकर आगे की तरफ बढ़ने लगा था कि चलो अब देखते हैं, अब जो भी होगा देखा जाएगा। लेकिन दरवाजे पर पहुंचते ही उन लोगों को वहाँ पर कोई भी नजर नहीं आता, जहाँ पर फिर अचानक से उन लोगों के सामने काफी बड़ी प्लेट आकर गिरती है और तभी उन लोगों को वो व्हाइट सेबल भी नजर आ जाता है, जिससे कि फिर वो तीनों के तीनों बिना कुछ सोचे समझे चू फेंग के सामने सर झुका देते हैं और ये कहते हैं कि मास्टर हमें माफ कर दो, मैं तो अपने वर्ड सेक्ट का प्यारा सा मास्टर हूँ और मेरा नाम है श्याम भाई। मैं नहीं जानता कि मैंने आपको कहाँ और कैसे डिस्टर्ब कर दिया। मेरी कहाँ इतनी औकात जो कि मैं आपके सामने अपना मुंह भी खोल सकूं। इसीलिए मैं आपसे रहम की भीख मांगता हूँ कि आप मुझे माफ कर दो। अगर आप कहो तो मैं यहाँ से अपने क्लेन को लेकर भी किसी दूसरी जगह पे चला जाऊंगा, बस आप मुझे माफ कर दो। मुझसे अगर कोई गलती भी नहीं हुई है फिर भी मैं आपसे माफी मांगना चाहता हूँ। लेकिन चू फेंग तो उनके सामने मुद्राओं की पोटली फेंक देता है, बहुत ही गहरी आवाज में कहता है कि मास्टर, मुझे आपसे कुछ बहुत ही जरूरी बात करनी है। जो बात सुनकर वो मास्टर भी बहुत ही ज्यादा हैरान थे। इसके बाद हमें अगले ही सीन में सुजाकू सिटी को दिखाया जाता है, जहाँ पर पूरी सिटी में ये खबर फैल चुकी थी कि जुआनबू सिटी का गुआनिया उनके सिटी लॉर्ड की बेटी शू मेई से मैरी करने के लिए आने वाला है। वो सभी गुआनिया के बारे में जानते थे कि वो कितना बुरा बंदा है। इसके बाद फिर
हम शूरो को देखते हैं जो कि अपने डैड शू शेंग से ये कह रही थी कि क्या वाकई में हमारी प्यारी शुमेई की मैरी उस गुआनिया के साथ में करने वाले हो। तो शू शेंग ये कहने लगते हैं कि तुम भी बताओ कि आकर हम लोग कर क्या सकते हैं। शूरो कहती है कि गुआनिया एक बहुत ही बड़ा कमीना है, इसलिए प्लीज आप मेरी बात मानिए कि इससे पहले कहीं देर हो जाए मैं यहाँ से शुमेई को लेकर भाग जाती हूँ। जिससे कि फिर शू शेंग बहुत ही गुस्से के साथ में ये कहता है कि चीजों को और मत बिगाड़ो। जैसे कि फिर शूरो अपने डैड से ये कहने लगती है कि जब हम दोनों ही छोटी छोटी बच्चियां थे तब आप हमसे प्यार करते थे, आपको हमारे ऊपर गर्व था और मुझे पूरा यकीन था कि आप अपने मरते दम तक हम लोगों को बचाओगे। लेकिन आज समय ऐसा आ चुका है कि आप अपनी ही बेटी शुमेई को अपने ही हाथों से आग में फेंकने वाले हो। फिर शू शेंग शूरो को थप्पड़ लगा देते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसा बोलने की। मेरी इस बात को याद रखना कि मैं ना सिर्फ तुम्हारा पिता हूँ बल्कि सुजाकू सिटी का लॉर्ड भी हूँ और मैं अच्छे तरीके से जानता हूँ कि मुझे अपनी जिम्मेदारियाँ कैसे निभानी है। तुम्हें इस बात का अंदाजा नहीं है कि शेंगवान फैमिली को जुआनबू सिटी का पूरा सपोर्ट है, जहाँ की किलिन रॉयल फैमिली तो उनकी सबसे ज्यादा खास है, जिनकी नजर हमारी शू फैमिली के ऊपर तो काफी समय से थी। जहाँ के लॉर्ड गुआन यू का कल्टीवेशन मुझसे ज्यादा हो चुका है, इसीलिए मैं चाहकर भी उसको हरा नहीं पाऊंगा। अगर वो सुजाकू सिटी का लॉर्ड बनना भी चाहे तो ये काम उसके लिए हलवा खाने जैसा है। मुझे भी इस बात पर यकीन नहीं हो रहा कि हमारे इतने सालों की शुमेई की सियासत आज मेरे ही हाथों में इस तरीके से खत्म होने वाली है, इसीलिए तुम ही बताओ कि मैं आकर क्या करूं। तो शूरो कहती है कि कुछ नहीं, बस आप अपनी बेटियों को बेच दो, शायद तब जाकर आप अपनी सियासत को बचा सकते हो। आप अपनी बेटियों को दरिंदों के हवाले करने के बाद शायद कुछ पल और चैन की जिंदगी के जी पाओगे। अगर ये सही है तो बेशक आप इसको कर सकते हो। जो बात सुनकर शू शेंग को एक बहुत ही बड़ा झटका लगता है, क्योंकि उसके पास में इसके अलावा और कोई रास्ता भी नहीं था। यहाँ तक कि अब तो वो शूरो से कुछ भी कहने के लायक भी नहीं है। इसीलिए शूरो यहाँ से अपनी बहन शुमेई के पास में पहुंच जाती है, जहाँ से वो दासियों को जाने के लिए कहती है जो कि उसका मेकअप कर रही थी। वो लोग उसे कहते हैं कि तुम लोग यहाँ से जाओ, मुझे इससे कुछ जरूरी बात करनी है। जिनके जाते ही वो शुमेई से ये कहने लगती है कि जल्दी से अपने कपड़े बदलो क्योंकि हमें यहाँ से निकलना है। कि शुमेई कहती है कि नहीं, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी क्योंकि चू फेंग ने मुझसे वादा किया था कि वो यहाँ पर जरूर से आएगा, इसीलिए मैं यहाँ पर उसके आने का ही इंतजार कर रही हूँ। लेकिन शुरू से ये कहती है कि बेवकूफ मत बनो, क्योंकि अगर वो आ भी गया तो तुम्हें क्या लगता है क्या वो शेंगवान फैमिली को संभाल पाएगा। इस बात को मत भूलो कि ये उसका अजूरे ड्रैगन सेक्टर नहीं है और ना ही यहाँ पर उसको कोई बचाने के लिए आएगा। इसीलिए मेरी प्यारी बहन मेरी बात मानो और यहाँ से चलो। लेकिन शुमेई तो यहाँ से जाने को तैयार होती ही नहीं है। वो कहती है कि इस बात को मत भूलो कि चू फेंग ने गोंग लुयन को भी हरा दिया। इसके बाद फिर हम एक सिपाही को देखते हैं जो कि काफी तेजी के साथ में भागते हुए शू शेंग के पास में आ रहा था। उसे ये कहने लगता है कि माफी चाहूंगा लॉर्ड, लेकिन अब गुआनिया हमारे दरवाजे पर आ चुका है। तो शू शेंग कहता है कि उसको तो आना ही था, इसमें कौन सी बड़ी बात है। लेकिन आखिर बात तो कुछ और ही होती है। इसके बाद फिर मैं अगले ही सीन में ढोल ताशों के साथ में आती हुई एक बारात को देखते हैं, जिसको यहाँ पर और कोई नहीं बल्कि वो मास्टर ला रहा था जिसको चू फेंग ने पैसे दिए थे। और वो ढोल बाजे वालों से कहता है कि मेहनत में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। वो मास्टर यहाँ पर डोली के अंदर बैठे हुए चू फेंग से ये पूछता है कि वैसे आप यहाँ पर क्या करने के लिए आए हो। तो चू फेंग कहता है कि वो तो तुम्हें बहुत ही जल्द पता चल जाएगा जब हम वहाँ पर पहुंच जाएंगे। इसके बाद फिर मैं शू फैमिली के दरवाजे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर शेंगवान फैमिली वालों के पहले आ जाने की वजह से सिटी की काफी सारी भीड़ भी जमा हो चुकी थी, जो कि यहाँ पर होने वाले सौदे के बारे में बात कर रहे थे। अभी हम शू शेंग को देखते हैं जो कि यहाँ पर गुआनिया से ये कह रहा था कि अब आखिर तुम और क्या चाहते हो। तो गुआनिया ये कहता है कि मेरे प्यारे ससुर जी, मैं पिछली बार आपको ये बताने के बारे में तो भूल ही गया था कि मेरे अंकल आपकी बड़ी बेटी शूरो को काफी समय से पसंद करते हैं। इसीलिए अगर आपकी इजाजत हो तो क्यों ना यहाँ पर डबल सेलिब्रेशन कर लिया जाए। मेरी शादी होने के साथ साथ मेरे अंकल की शादी आपकी बेटी के साथ में हो जाएगी और उसका ये अंकल वही बंदा होता है जिसने पिछली बार चू फेंग को हराया था। वो तुरंत यहाँ पर शू शेंग से ये कहने लगता है कि तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हारे पास में ऐसा करने के अलावा और कौन सा रास्ता है। जिससे कि शू शेंग बहुत ही ज्यादा गुस्से के साथ में कहने लगता है कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम वो दरिंदे हो जो कि मेरी कलाई को पकड़कर मेरे पूरे हाथ को उखाड़ना चाहते हो, लेकिन ये बात मत बोलो कि मैं सुजाकू सिटी का लॉर्ड हूँ और तुम मेरे घर के सामने खड़े हो, इसीलिए होगा वही जो कि मैं चाहूंगा। लेकिन गोंग यू से ये कहता है कि अगर तुम हमारे साथ में रिश्ता जोड़ लेते हो तो इसमें तुम्हारा फायदा ही फायदा होगा। हमारी भलाई इसी में है कि हम जो कहते हैं उसको चुपचाप कर लो, वरना ये बात तुम भी जानते हो कि हम तुम्हारी सिटी को शमशान बना सकते हैं। तभी गुआनिया यहाँ पर अपने सिपाहियों को ऑर्डर देता है कि जाओ और जल्दी से जाकर उन दोनों ही लेडीज को बाहर निकाल के लाओ। तो शू शेंग उन लोगों से ये कहता है कि मैं भी देखता हूँ कि आखिर इतनी हिम्मत किसमें है मेरी बेटियों को हाथ लगाने की। तभी हम शूरो को देखते हैं जो कि शुमेई से ये कह रही थी कि मेरी प्यारी बहन अभी देर नहीं हुई है, अगर हम यहाँ से नहीं जाएंगे तो बहुत ही बड़ी मुसीबत हो जाएगी। लेकिन शुमेई तो केवल इसी बात की रट लगा रही थी कि जब चू फेंग ने मुझसे
से वादा किया है, मुझे पूरा यकीन है कि वो कभी भी अपने वादे को तोड़ेगा नहीं। लेकिन तभी उन दोनों ही प्रिंसेस को यह खबर मिलती है कि गोंग्यू यहाँ पर फाइट करने लगा है, क्योंकि वो इस बात को मनवाना चाहता है कि वो शू रो से मैरी करेगा। जिससे कि वो शू मेई काफी ज्यादा गुस्से के साथ में यहाँ से बाहर की तरफ जाने लगती है, जहाँ पर गोंग्यू जो कि शू शेंग से ज्यादा पावरफुल था वो उसको काफी पकड़कर खींचने लगा था। तभी गोंग्यू भी यहाँ पर शू रो से ये कहता है कि अब तुम मुझे मजबूर कर रही हो तुम्हारे पिता को मारने के लिए। वो जैसे इसको मारने वाला होता है तो शू रो तुरंत ही उसको रोक देती है और ये कहती है कि ठीक है, मैं तुमसे मैरी करने के लिए तैयार हूँ, बस तुम मेरे पिता को छोड़ दो और उनको जाने दो। जिससे कि फिर गोंग्यू यहाँ पर शू शेंग को छोड़ देता है, लेकिन उसको शू रो का ये जवाब थोड़ा सा अजीब भी लग रहा था। शू शेंग की बुरी हालत हो जाने की वजह से शू मेई तुरंत ही उसके पास में पहुंच जाती है, लेकिन शू रो उससे ये कहती है कि मेरे साथ में चलो और मेरे कपड़े बदलवाने में मेरी मदद करो। जो बात सुनने के बाद शू शेंग भी कुछ भी नहीं कर सकता था। गोंग्यू ये कहता है कि जाओ और जल्दी से वापस आओ। शू रो यहाँ से जाते हुए शू मेई से ये कहती है कि मुझे अब ऐसा लग रहा है जैसे कि तुम जिसका इंतजार कर रही हो वो यहाँ पर नहीं आएगा। इसीलिए फिर वो एक पॉइजन की पिल को दिखाते हुए शू मेई से ये कहती है कि जब तुम गुआनिया से मैरी कर लोगी तो फिर मैं इस पिल को खा लूंगी। जिससे कि शू मेई अपनी बहन से माफी मांगने लगती है कि मुझे माफ कर दो, मुझे तुम्हारी बात मान लेनी चाहिए थी। लेकिन फिर भी शू रो उससे ये कहती है कि डरो मत, तुम जहाँ भी रहोगी मैं हमेशा ही तुम्हारे साथ में रहूंगी। लेकिन तभी उन लोगों को वहाँ पर एक ढोल ताशों के साथ में आती हुई बारात नजर आती है, जिसके बारे में किसी को भी पता नहीं होता कि आकर असल में यहाँ पर आ कौन गया है। इस आती हुई बारात को देखकर शू मेई और शू रो तुरंत ही दरवाजे पर पहुंच जाती हैं, क्योंकि वो लोग भी ये देखना चाहते थे कि यहाँ पर अब ये दूसरी बारात कौन सी आ गई। लेकिन चू फेंग को रोकने के लिए शेंगवान फैमिली के सिपाही आ चुके थे। इससे कि फिर गोंग्यू ये कहने लगता है कि अब तुम कौन हो और आखिर मैं इसका मतलब क्या समझूं। तो चू फेंग के साथ में आया हुआ मास्टर ये कहने लगता है कि मुझे नए ग्रे क्लोक्ड वाले मास्टर ने ये ऑर्डर दिया कि मैं उनकी होने वाली दुल्हन से आकर मिलूं। जैसे कि ग्वानिया कहता है कि मैं समझा नहीं आखिर तुम क्या कहना चाहते हो। तो वो मास्टर बताते हैं कि हमारे ग्रे क्लोक्ड मास्टर सुजाकू सिटी की सू मेई के साथ में शादी करना चाहते हैं। जिससे कि ग्वानिया काफी गुस्से के साथ में कहने लगता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। लेकिन तभी चू फेंग मास्टर को एक और दूसरी बात भी बता देता है, जिससे कि वो मास्टर ये कहने लगता है कि हमारे ग्रे क्लोक्ड मास्टर शू मेई के साथ साथ शू रो के साथ में भी शादी करेंगे। जिसके बारे में सिटी वाले लोग बातें करने लगते हैं कि कहीं ये लोग कोई लुटेरे तो नहीं है जो कि दुल्हन को चुराने के लिए आए हो, जो चीज उन लोगों ने किसी ड्रामा के अंदर भी देखी थी। ग्वानिया अपने सिपाहियों को ऑर्डर देता है कि किस चीज का इंतजार कर रहे हो, जाओ और जाकर उसको मार दो। लेकिन वो मास्टर कहता है कि रुक जाओ, हमारे ग्रे क्लोक मास्टर ने तुम्हारे लिए काफी अच्छा तोहफा भी लाए हैं। इसके ऊपर तुरंत ही ग्वानिया और गोंग्यू के सामने पेश किया जाता है, कि और कुछ नहीं बल्कि होता है असल में एक कॉफिन। जिससे कि फिर ग्वानिया तुरंत ही गुस्से के साथ में उन लोगों पर अटैक करने के लिए चला गया था। यहाँ पर उन दोनों ही टीम्स के बीच में काफी खतरनाक फाइट भी होने लगती है। दूसरी तरफ गोंग्यू अपने काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग अटैक को भी समन करने लगा था, जिसको वो सीधा ही कर देता है उस डोली के अंदर छुपे हुए चू फेंग के ऊपर। लेकिन इसको ब्रेक करने में चू फेंग को जरा सी भी देर नहीं लगती, जिसको देखकर गोंग्यू ये कहता है कि मुझे यकीन नहीं होता कि इस बंदे के पास में कोई बाउंड्री टेक्निक भी हो सकती है। इसीलिए फिर वो चिल्लाते हुए ये कहता है कि तुम आखिर हो कौन। जिससे कि फिर यहाँ पर चू फेंग एक काफी शानदार एंट्री मारता है इन सभी के सामने, जिसको देखकर गोंग्यू ये कहता है कि तुम तो एक स्पिरिचुअलिस्ट हो, वो भी ग्रे क्लोक वाले। और फिर चू फेंग यहाँ पर उन लोगों को अपना असली रूप दिखाता है, जिसको देखकर शू रो काफी खुश होती है और शू मेई कहती है कि मैं तो जानती थी मेरा बंदा यहाँ पर जरूर से आएगा। फेंग को देखकर ग्वानिया ये कहने लगता है कि इस बार मैं तुम्हारी बॉडी के साथ सोल को भी डिस्ट्रॉय कर दूंगा। तो जैसे ही चू फेंग की तरफ बढ़ने की कोशिश करता है तो चू फेंग उसको केवल एक ही झटके के अंदर उसकी बॉडी के अंदर के हड्ड को अंदर ही क्रश कर देता है। इसके अगले ही पल ग्वानिया की यहाँ पर मौत हो चुकी थी। चू फेंग कहता है कि आजा गोंग्यू, इस बार तेरी बारी है। तो गोंग्यू गुस्से के साथ में कहता है कि तुझे इसकी कीमत अपनी जान से चुकानी पड़ेगी, क्योंकि अब वो तुरंत ही यहाँ पर अपनी क्लोनिंग टेक्निक को यूज करने लगा था। जैसे कि फिर यहाँ पर गोंग्यू के काफी सारे क्लोन्स चू फेंग से लड़ने के लिए आ जाते हैं, जिनके बीच में काफी खतरनाक फाइट भी शुरू हो चुकी थी। लेकिन चू फेंग की स्किल्स के सामने टिक पाना उनमें से किसी भी क्लोन के बस की बात नहीं थी। गोंग्यू देखता है कि ये तो उसके सारे के सारे क्लोन्स को हराते जा रहा है, इसीलिए फिर वो तुरंत ही और भी कई सारे क्लोन्स को अपीयर कर दिया था, जिससे कि फिर चू फेंग उन सभी को अपने रास्ते से हटाते हुए गोंग्यू पर एक डेडली अटैक करने के लिए जाता है। तो गोंग्यू अपने आप को बचाने के लिए काफी तगड़ा अटैक करता है चू फेंग के ऊपर, जिससे कि चू फेंग उससे ये कहता है कि क्या यही है तुम्हारा सबसे बेस्ट दाव। कि अब वो अपने अगले ही पल यहाँ पर व्हाइट टाइगर टेक्निक को लेकर आ चुका था, जो कि एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल टेक्निक है और इसके सामने टिक पाना गोंग्यू के बस की बात नहीं थी। इसलिए वो तुरंत ही शू शेंग के चरणों को पकड़ लेता है और कहता है कि मुझे माफ कर दो, आप मुझे केवल एक बार बचा लो, मैं भूल कर भी कभी जिंदगी में यहाँ पर आऊंगा नहीं। लेकिन उससे पहले ही चू फेंग उसको अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी में कैद कर लेता है और ये कहता है कि अब तुम्हारे बाद यहाँ पर शेंगवान फैमिली का कोई भी नहीं आ पाएगा, क्योंकि
इसके अगले ही पल चू फेंग उसकी बॉडी को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देता है और अपने साथियों को ऑर्डर देता है कि जल्दी से जाओ और इन बंदों को कॉफिन के अंदर डाल लो। वो लोग जैसे ही गुआनिया को कॉफिन में डालने लगते हैं तो उसकी जेब से एक खत भी नीचे गिर जाता है। इसके बाद अब लॉर्ड शू शैंग चू फेंग का शुक्रिया अदा करने लगते हैं उसकी मदद करने के लिए। वो कहते हैं कि इस भयानक खतरे से हमें बचाने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तो चू फेंग कहता है कि आप चिंता मत कीजिए, मेरी तो शैंगवान फैमिली वालों के साथ में पहले से ही दुश्मनी है। साथ ही साथ एल्डर शू रो और शू मेई दोनों ही मेरी काफी अच्छी दोस्त भी हैं। तो शू शैंग ये कहने लगते हैं कि तुम आकर उसको एल्डर क्यों बुला रहे हो, आज तो तुमने पूरी सिटी के सामने ये अनाउंसमेंट कर दिया कि तुम मेरी दोनों बेटियों के साथ में मैरी करने वाले हो। तो फिर मुझे बताओ कि आखिर तुमने किसके साथ में मैरी करने के बारे में डिसाइड किया। तो शू अपने डैड से कहती है कि आप ये क्या कह रहे हो, और तभी शू मेई ये कहने लगती है कि उन दोनों से तो बेहतर है कि हम दोनों चू फेंग से मैरी कर लें। इस बात पर शू शेंग भी काफी जोरों के साथ में हंसने लगते हैं और फिर वो चू फेंग से ये कहते हैं कि बेटे मैंने सुना है कि तुमने कुछ ही दिनों पहले गोंग लुयन को भी हरा दिया और साथ ही साथ आज तो तुमने मेरे ही सामने शैंगवान फैमिली वालों को भी खत्म किया। इसीलिए मुझे ये कहते हुए बहुत ही ज्यादा अच्छा लगेगा कि तुम मेरी बेटी से शादी करके मेरे दामाद बन जाओ और मैं अपनी सुजाकू सिटी की सियासत तुम्हारे नाम करने के लिए भी तैयार हूँ। तुम मुझे ये बताओ कि अब तुम ये काम कब करने वाले हो। तो चू फेंग ये कहने लगता है कि नहीं, मेरा ऐसा कोई भी इरादा नहीं है, मैंने तो वो सब कुछ आप लोगों को मुसीबत से निकालने के लिए कहा था, इसीलिए आप प्लीज उस बात को ज्यादा सीरियसली मत लीजिए। इस बात को सुनकर वो तीनों के तीनों काफी निराश हो जाते हैं। तो शू शेंग ये कहने लगते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम हमारी फैमिली को पसंद ना करते हो। चू फेंग कहता है कि नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन फिर तभी यहाँ पर उन लोगों के पास में एक खत आता है जिसके अंदर एक बहुत ही ज्यादा शॉकिंग न्यूज लिखी हुई थी, जिससे कि चू फेंग को ये पता चलता है कि उसकी चू फैमिली के ऊपर एक बहुत ही बड़ा खतरा आ चुका है। जो चीज देखकर चू फेंग तो आग बबूला हो चुका था और इसी के साथ में एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाता है। तो गाइस, अगर आप लोगों को ये लॉन्ग एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना।